Okay. Yes. So it's exactly 5 o'clock. We're going to start the class now. ठीक है? अभी हम लोग start कर लेंगे बेटा. We don't want to do much more delay. Okay? All right. So in the last class we have completed lac operon. हम लोगों ने lac operon को बहुत अच्छे से समझ लिया है. सारा कुछ हमने दाल चावल और बिरयानी की कहानी अच्छे से पढ़ ली है. तो आज के लिए बेटा we will be doing DNA fingerprinting. ठीक है? फिंगरप्रिंटिंग का क्या काम है, क्यों हम लोगों को ये हेल्प करता है, व्हाई इट इज सो मच नेसेसरी, और हमको पढ़ने के लिए दिया क्यों गया है टेक्स्ट बुक में, है ना. इतना इंपॉर्टेंट है इसीलिए तो टेक्स्ट बुक में है. तो देखते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है. बिफोर दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन विच हैज बीन कंप्लीटेड इन द लास्ट क्लास. ये लास्ट क्लास में हुआ था. आई वांट द आंसर फॉर दिस. लेट मी रीड आउट फॉर यू. क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ मैं. Select the 2 correct statements out of 4. They have given 4 statements and you have to select 2 of them. Given below about lac operon. Okay? Glucose and galactose may bind with the repressor and inactivate it. In the absence of lactose, the repressor binds with the operon operator region. Z gene codes for permease. This was elucidated by Jacob and Monod. You have to choose correct statements. Correct statements देखो बेटा. Only Bhavnagar has answered. What about others? दूसरों का क्या? Okay, so I have been got the answers. तो हम लोग देखते हैं बेटा यहाँ पे. Glucose और galactose may bind with the repressor and inactivate it. No, definitely not. मैंने बोला था inducer सिर्फ lactose हो सकता है. Okay, तो lactose में change its form to allolactose. Allolactose bind with the repressor. ठीक है, तो ये दोनों ही बिल्कुल possible नहीं है. In the absence of lactose, the repressor binds with the operator region. Definitely true. मैंने बताया ना, कौन ऑपरेटर इज लाइक अ वाइफ एंड जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो हस्बैंड है, वो हमेशा वाइफ के पास ही जाता है. अगर लैक्टोज आ जाए एनवायरमेंट में तो तब वो अलोलैक्टोज के साथ अफिनिटी दिखाता है, वरना वो ऑपरेटर के साथ ही रहता है ना. सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ द जेड जीन कोड्स फॉर permease. Now you tell me piposia. Okay, ZYA. So Z was coding for beta galactosidase, Y for permease, A for transacetylase. तो Z would be not for permease, तो ये wrong statement है. Then this was elucidated by Jacob and Monod, ये correct है. तो second and fourth statement correct है. तो options में देख लो. हाँ, तो C option is the correct one. 2 and 4 statements are correct. ठीक है, तो सब लोगों को ये चीज समझ में आ गई है. किसी को लैक ओपेरॉन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं ऐसे समझती हूँ. ठीक है, चलो. सो नाउ वी विल बी डूइंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने वाले हैं, या फिर देयर इज एन अनदर नेम फॉर दिस कॉल्ड एज डीएनए प्रोफाइलिंग. ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है बेटा, इट इज अ टेक्निक used to identify the similarities and differences of DNA fragments of two individuals. बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. ठीक है, मेरा घर है. ठीक है, अभी मैं अपने घर में बैठ के क्लास ले रही हूँ. अभी क्या हो गया ना, मैं अकेली हूँ घर में. ठीक है, अभी भी अकेली हूँ. तो कोई एक बंदा आ गया विद इंटेंशन ऑफ रॉबरी. ठीक है, वो रॉबरी करने के लिए मेरे घर पे आ गया. उसने मुझे क्या कहते हैं, पट्टी वट्टी सब बांध के साइड में बिठा दिया और सारा घर लूट के चला गया. तो जाते टाइम पे कहीं तो एक नेल था, नेल समझो ना, मेख जिसको कहते हैं. तो नेल से उसका हाथ कट गया और एक खतरा खून मेरे
घर के जमीन पर गिर गया, वो हड़बड़ाहट में चला गया। तो अब बताओ मैं क्या करूंगी? मैं क्या खामोश बैठूंगी? मैं नहीं, मैं पुलिस को कॉल करूंगी। हाँ भाई देखो इतना सब कुछ हो गया, मेरा इतना सामान ये लूट के चला गया, और देखो ऐसा हुआ, ये जाते जाते ये अपना खून ऐसे गिरा के चले गया। तो अभी क्या होगा? फोरेंसिक टीम आएगी, सबने सीआईडी तो देखा है, और वो ब्लड को कलेक्ट करेंगे, सैंपल है वो भी, ठीक है, वो भी सैंपल है, तो सस्पेक्ट का सैंपल है, वो लेके जाएंगे फोरेंसिक लैब में, उसका टेस्ट होगा। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? पुलिस भी पूछताछ में लगी हुई है, तो तीन हमको क्या मिल गया बेटा? सस्पेक्ट्स मिल गए। तो मुझे बुलाया पुलिस स्टेशन को, मैं गई, हाँ भाई इन तीनों में ये एक बंदा है, हाँ डॉक्टर सलू के, वेरी गुड, ओके। तो एक बंदा है उसमें जो एकदम यही है, इसी ने आके मेरा घर लूटा था, मैं कहती हूँ, ठीक है। तो सिर्फ मेरे बात पे तो अभी पुलिस नहीं मानेगी, दे वांट एविडेंस, आपको पता है हमारा कानून अंधा है ना, दे वांट एविडेंस। तो वो क्या करेंगे? हाँ भाई गजाला की बात ठीक है, ये बंदा था, इसके अलावा हमारे पास सैंपल है तो हम अभी चेक करेंगे। तो अब क्या होगा? जिसको मैंने बताया हाँ भाई ये कल्प्रिट है, तो इसका ये क्या करेंगे? स्वाब लेंगे, ठीक है, चीक के अंदर एक कॉटन का बड लेके स्वाब करेंगे या फिर ब्लड एक्सट्रैक्ट करेंगे। एंड नाउ व्हाट वी हैव द ब्लड सैंपल्स ऑफ सस्पेक्ट, ठीक है। तो सस्पेक्ट का है, और जो वहां पे हुआ था, ओके, हमारे तीन सस्पेक्ट्स हैं बेटा, जैसे पुलिस ने तीन लोगों को पकड़ा है, और जो क्राइम करके गया है क्रिमिनल, उसका हमारे पास सैंपल है। अब हमको क्या करना है? जो क्रिमिनल का डीएनए फिंगरप्रिंट है उसको मैच करवाना है हमारे तीनों सस्पेक्ट्स के साथ। किसके साथ मैच हो गया? वही क्रिमिनल है, वो एविडेंस है, वो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, वो होता है। तो उस चीज के लिए हमको हेल्प करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर डीएनए प्रोफाइलिंग। तो होता कैसे है वो यहाँ पे दिया है, टेक्निक है जिसमें हम लोग सिमिलैरिटी ढूंढते हैं एंड डिसिमिलैरिटी, वो सिमिलैरिटी भी हो सकता है, डिफरेंसेस भी हो सकता है ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑफ टू इंडिविजुअल्स, ठीक है। कौन? दो इंडिविजुअल्स, एक क्रिमिनल और एक सस्पेक्ट, ठीक है। इस मेथड को किसने डेवलप किया था? हमारे अलग जफरी बाबा ने डेवलप किया था, देखो 1985 में, बट स्टिल वी आर यूजिंग इट। कुछ मॉडिफिकेशंस हैं बेटा यहाँ पे, कुछ और हम लोगों ने नई टेक्नोलॉजी यूज करके मॉडिफिकेशंस किए हैं, बट ये प्रोसेस अभी भी चालू में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को अच्छे से समझने के लिए कुछ चीजें आपको जानना है। तो यहाँ पे देखो बेटा, मैं हूँ, ठीक है, मी, इट्स दिस इज मी। तो मेरे पास कुछ टाइप के डीएनए है, समझ लो मेरे पास एक डीएनए है, सारा कुछ डीएनए। तो मेरे पास मेरे डीएनए के अंदर 99.9% जो डीएनए है ना, वो समझ लो किसी और के पास भी सिमिलर है, और वो सबके पास सिमिलर है, जो 99.9% है, दिस इज कॉमन इन एवरीबडी। जैसे समझ लो मेरे अंदर है, मेरे हस्बैंड के अंदर है, मेरे बच्चों में है, मेरे क्या कहते हैं दादा दादी में था, सब लोगों में वो सिमिलर है, और मेरे पड़ोस के घर वाले के में भी सिमिलर है, ठीक है। तो दिस इज सिमिलर बेटा। तो वेरिएबल क्या है मैम? फिर वेरिएबल क्या होगा? हम लोगों को वेरिएबिलिटी से ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं बेटा, ये कौन से बेसिस पे है? ये इस बेसिस पे है कि 99.9% तो सिमिलर है सारे लोगों में डीएनए, बस 0.1% वेरिएबल है, हमको इस वेरिएबल को ढूंढना है। जब इस वेरिएबल हम लोगों को मिल गया तो हम लोग जानेंगे कि हाँ भाई दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस टेस्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इसी बेसिस के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल है। तो अब देखो बेटा 100% डीएनए है, इसमें मैंने बताया आपको 99.9% जो है उसको हम कहते हैं बल्क डीएनए, ओके। 99.9% डीएनए इज कॉल्ड एज बल्क डीएनए, जो कि सब में सिमिलर होता है, ओके, विच इज सिमिलर इन एवरीवन। तो सारे लोगों में वो सिमिलर होता है। तो वेरिएबल क्या है मैम? वेरिएबल है 0.1%, जिसको हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए, ये वेरिएबल होता है। अब मुझे पूछोगे मैम वेरिएबल का मतलब क्या है? बेटा अलग, कुछ अलग है। मैम कैसे अलग है? बिकॉज ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। हमारे जो डीएनए में सीक्वेंसेस होते हैं उसमें कोई एक पार्ट समझ लो, जैसे मैं बताती हूँ गाटा, ओके, मैं तेरा घाटा मेरा घाटा, वो घाटा का सॉन्ग नहीं है, ये गुआनोसिन एडेनाइन थाइमिन एडेनाइन है, ठीक है। तो दिस इज नाइट्रोजन बेसिस मैंने लिखा है यहाँ पे। जैसे ये गाटा है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, जैसे 6 बार रिपीट हुआ है एक क्रोमोसोम में, या फिर आप और समझ लो किसी और बंदे में ये 7 बार रिपीट हुआ है, किसी और पर्सन में ये 8 बार रिपीट हुआ है। तो दिस रिपीटेटिंग सीक्वेंसेस माइट बी वेरिंग इन डिफरेंट पीपल। मेरे पास 6 में रिपीट हुआ है, बताओ किसी और में 7 में हुआ था, किसी और में 8 बार हुआ था, ठीक है। तो ये वेरिएबिलिटी है जो एक हर बंदे को डिफरेंट बनाता है, ठीक है। आप मुझे पूछोगे मैम हम लोग देखने भी डिफरेंट है ना, उसका क्या है? देखो बेटा वो सारा बल्क डीएनए में आ जाएगा।
अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ भाई सैटेलाइट डीएनए वेरिएबल है तो हमारा जो फेशियल स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे सैटेलाइट में आएंगे, नो बेटा, सैटेलाइट डीएनए इज नॉन कोडिंग। ठीक है, अच्छे से याद रखो, सैटेलाइट डीएनए इज नॉन कोडिंग। ओके, यहाँ पे कोई भी कोडिंग नहीं होती। ओके, देयर इज नो कोडिंग सीन इन द सैटेलाइट। तो फिर कोडिंग कहाँ पे होती है? कोडिंग अकर्स इन बल्क डीएनए। तो जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा हेयर कलर है, हमारा आई कलर एंड मेलानिन पिगमेंट का कितना होना चाहिए सिक्रेशन, सारा 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 कुछ हर बंदे में जो होता है वो बल्क डीएनए से ही डिसाइड होता है। ठीक है, चलो, तो बल्क डीएनए हो गया, वो 99.9% है, 0.1% इज वेरिएबल विच इज कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए एंड दिस वेरिएबल इज नॉन कोडिंग। ठीक है, तो ये वेरिएबल हमको कैसे पता चलता है कि वेरिएबल है? बिकॉज ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। चलो, अब हम क्या करेंगे बेटा, मैं एक काम करूंगी, मैं करूंगी सेंट्रीफ्यूगेशन। सो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? हियर वी आर यूजिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो एक टेस्ट ट्यूब, तो यहाँ पे समझो एक मिडिल में मैंने रॉड लगा दिया। ठीक है, सो दिस इज द सेंट्रल रॉड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देयर इज वन टेस्ट ट्यूब हियर, और यहाँ पे मैंने और एक टेस्ट ट्यूब लगा दिया। ठीक है, तो दोनों टेस्ट ट्यूब्स में मैंने सोल्यूशन लिया है सीजियम क्लोराइड। ठीक है, मैंने सोल्यूशन लिया है सीजियम क्लोराइड। तो इस सोल्यूशन के साथ मैंने ऐड किया है डीएनए को, दैट इज 100% डीएनए ऑफ एनी पर्टिकुलर सेल। ठीक है, कोई एक सेल का मैंने 100% डीएनए ले लिया है दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में। तो अब क्या करेंगे हम लोग बेटा, वी आर गोइंग टू टर्न ऑन। ओके, हम लोग टर्न ऑन करेंगे स्विच, तो सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, सारा प्रोसेस होगा बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो डेंसिटी में चेंज आएगा। देखो बेटा, लेट मी टेल यू समथिंग, हम लोगों ने दो टाइप का सेंट्रीफ्यूगेशन देखा है अब तक। ओके, अब तक हमने दो टाइप का सेंट्रीफ्यूगेशन देखा है। वेट, लेट मी टेल यू हियर। वन इज डेंसिटी, ओके, वन इज डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बेस्ड ऑन डेंसिटी होता है। ओके, तो डेंसिटी ग्रेडियंट में क्या होगा बेटा, मैंने आपको एग्जांपल लिया था, कौन सा एग्जांपल किया था हमने? हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। हर्शी एंड चेज में भी हमने बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन किया था। उस टाइम पे हमको मिला था पेलेट एंड सुपरनेटेंट, आपको याद होगा। ठीक है, एक मिला था पेलेट, ओके, एक मिला था सुपरनेटेंट। ओके, एक मिला था पेलेट और एक मिला था सुपरनेटेंट। ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो बच्चे मेरे क्लास में आए हैं उनको पता होगा। ठीक है, तो सुपरनेटेंट में कौन होता था? प्रोटीन हो जाता। वेरी गुड जयदेव, N14 एंड N15। ठीक है, तो यहाँ पे यूजुअली सुपरनेटेंट में प्रोटीन हुआ करता था बिकॉज इट हैज लेस डेंसिटी, एंड पैलेट में बेटा डीएनए हुआ करता था। तो ये सब चीजें मैंने बताई है, ये डेंसिटी के बेस्ड पे हम लोगों ने क्या किया है बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन किया है। एक होता है डेंसिटी, ओके, डेंसिटी ग्रेडियंट, एक होता है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, तो यहाँ पे इस डेंसिटी ग्रेडियंट में भी बेटा मैंने बताया था आपको, ये शैलो होता है, फिर शैडो कहते हैं उसको। तो यहाँ पे हम लोग ये यूज कर रहे हैं, सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन यूज कर रहे हैं। तो इस सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन में क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, देयर इज अ टेस्ट ट्यूब, हम लोगों ने सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन ऐड किया, उसके साथ साथ हमने ऐड किया डीएनए को। अब इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज करेंगे, अब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो ये बेटा हमने कहाँ पे देखा था, मिसेल्सन एंड स्टॉल, ये हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में देखा था। ओके, हर्शी एंड चेज, ये जो सीजियम क्लोराइड का हमने देखा था मिसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट टू प्रूव डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। ओके, डीएनए का जो रेप्लिकेशन हमने किया था सेमी कंजर्वेटिव, वो प्रूव करने के लिए हमने किया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था बेटा, यहाँ पे सीजियम क्लोराइड था और डीएनए था। अब ये जो सीजियम क्लोराइड है ना, वो अपना जो डेंसिटी है वो बिकॉज ऑफ जो सीजियम यहाँ पे आयॉन्स हैं वो चेंज करते रहते हैं। ओके, वो कभी कभार नीचे चला जाता है, कभी ऊपर चला जाता है। तो अब क्या होगा, हमारा जो डीएनए है इसके साथ, जो सीजियम क्लोराइड के साथ, वो पेलेट या फिर सुपरनेटेंट नहीं बनाता। वो जो डीएनए है वो मैच करता है सीजियम के साथ। ओके, जहां पे सीजियम का डेंसिटी डीएनए के डेंसिटी के साथ मैच होता है, वहां पे बैंड बनाता है। ठीक है, वहां पे बैंड बनाता है। तो वेर सीजियम्स डेंसिटी मैचेस विद द डीएनए का डेंसिटी, तो वहां पे बैंड बनाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था बेटा, यहाँ पे जो हैवी था, जो सेडिमेंट हो रहा था वो पेलेट में था, जो लाइटर था वो सुपरनेटेड में था। यहाँ पे वैसे नहीं है सीजियम क्लोराइड में। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं, ओके, यहाँ पे जो हम लोग समझ रहे हैं, ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है सीजियम क्लोराइड से ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने देखा एक बल्क डीएनए एक जगह पे बैंड बना दिया, ये बैंड बनाया है, तो इसको हम कहते हैं बल्क डीएनए।
मतलब इसमें क्या है बेटा, 99.9% जो डीएनए है वो सारा यहाँ पे आके सेटल हो गया। ओके, तो मैम रिमेनिंग का क्या हुआ, अभी 1% है या फिर आप समझ लो 0.1% है, उसका क्या हुआ बेटा। तो अब क्या करेंगे, जीनोमिक डीएनए के अलावा, बल्क डीएनए के अलावा भी यहाँ पे पतले पतले बैंड्स बनते हैं। ओके, समझो ऊपर या नीचे, अगर इस बल्क डीएनए के ऊपर बना है पतले पतले बैंड्स, तो ये है बेटा थोड़ा लाइटर होंगे ये। ओके, क्या होंगे बेटा, ये डेंसिटी में लाइटर होंगे। फॉर एग्जाम्पल ए और टी, ओके, ए और टी के बैंड्स होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अगर नीचे है तो वो जी एंड सी के बैंड्स होंगे। ठीक है, जी एंड सी के बैंड्स होंगे, तो जी एंड सी थोड़े हेवी होते हैं, ये टी और लाइटर कंपैरेटिवली होते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा है ना ए टी और जी सी, इन दोनों को हम कहते हैं बेटा सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, इन दोनों को हम कहते हैं सैटेलाइट DNA. Okay, so this satellite DNA will make the, okay, will make these smaller bands. ये छोटे छोटे जो bands बनाते हैं वो, तो यही satellite DNA बेटा variability दिखाते हैं, difference दिखाते हैं, variable दिखाते हैं because of this satellite DNA. कैसे variable दिखाते हैं, इनके पास repetitive sequences हैं। ठीक है, देखो बेटा मुझे इतना इसको समझाने की जरूरत नहीं थी, बस मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ ताकि आप मेसर्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट में भी आपको कंफ्यूजन ना रहे, हर्शियन चेज में भी कंफ्यूजन ना रहे, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया था बेटा, सीजियम क्लोराइड को यूज किया था डीएनए के साथ, जहां पे ओके तो हमने सीजियम का यूज किया, वो मैच करता है डीएनए के डेंसिटी के साथ, वहां पे बैंड करता है। तो ऐसे बैंड फॉर्मेशन हुआ, जो हैवी बैंड बना है वो बल्क डीएनए बना है, और जो स्मॉलर बैंड्स बने हैं वो सैटेलाइट डीएनए के हैं। ठीक है, तो यही बनाते हैं दैट 1% डीएनए जो वेरिएबल है सब लोगों के बीच में। अब ये जो वेरिएबल दिखा रहा है ना, इसी बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, किसी को कुछ डाउट नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ते जाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बता क्या रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, डीएनए कैरीज सम नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, मैंने बताया ना। तो जो बल्क डीएनए है वो कोडिंग है, आपका सारा मेटाबॉलिक कैरेक्टर्स हो, आपके फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस हो, आपका हेयर कलर, आपका आई कलर, सब कुछ डिसाइड कौन करता है, आपका बल्क डीएनए करता है। देखो मैं आपको और एक बात बताती हूँ बेटा, ये जो बल्क डीएनए है ना, ये जो बल्क डीएनए है ना, इसमें भी 1% ही कोडिंग है। अब अभी मैं शायद आपको कंफ्यूज कर देंगे, लेकिन आई होप यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये जो बल्क डीएनए है ना बेटा, ये बल्क डीएनए कितना है हमारे 100% डीएनए में, ये है 99.9%। लेकिन जो ये बल्क डीएनए है, इसमें कोडिंग कोडिंग डीएनए सिर्फ 1% है बेटा, तो सारे बाकी के क्या करने मैम, वो ऐसे ही है। आपने देखा था ना बेटा, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन आर लार्जर इन नंबर, वो बहुत ज्यादा डेंसली वो बने हुए हैं, वो स्टेन करने पे आप देखोगे एकदम डार्क कलर स्टेन लेंगे, वो कोडिंग में बिल्कुल काम नहीं आएंगे। जो यूक्रोमैटिन है वो लाइटली स्टेन करेंगे, दूर दूर होंगे, वो ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसलेशन में करके प्रोटीन करके वो कोडिंग में हेल्प करते हैं, या फिर कोई भी एक एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो सारा बल्क डीएनए है, इसमें भी मैं कहती हूँ ओनली 1% इज कोडिंग रीजन, बाकी का जो है वो नॉन कोडिंग है। समझ में आ रहा है? तो कितना बड़ा क्रोमोसोम है, उसमें कितने जीन्स हैं, तो समझ लो वो सारे कोडिंग नहीं है, लेकिन जो भी कोडिंग है वो आते हैं बल्क डीएनए में। ओके, तो जो नॉन वेरिएबल है वो आते हैं सैटेलाइट डीएनए में, ये याद रखना। ठीक है, चलो, तो डीएनए कैरीज सम नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। ओके, तो हमने देखा नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आते हैं, एंड द नंबर ऑफ रिपीट्स इज स्पेसिफिक फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अभी मैंने बताया ना, अगर गाटा मैंने लिया था, तो देखो यहीं पे एग्जांपल है, GATA मैंने एग्जांपल लिया था, अगर ये देखो मेरे पास समझ लो 8 रिपीट्स हैं। ओके, तो यही चीज हिमांशी के पास शायद 9 होंगे। ठीक है, तो किसी और के पास शायद 10 होंगे। तो ये बेटा वेरिएबल क्रिएट कर रहा है। ओके, दिस इज वेरिएबिलिटी क्रिएटेड इन एवरी पर्सन। ओके, तो person 1, person 2, person 3, तो here you are going to see number of repeats is specific from person to person, and these repetitive sequences are non coding, वो बिल्कुल कोड नहीं करते। तो अभी जो मैंने अभी बताया ना, वही चीज यहाँ पे लिखी है, देख लो। Repetitive DNA can be separated from bulk genomic DNA as different peaks during density gradient centrifugation। जो सीजियम क्लोराइड का मैंने बताया ना, वो कौन सा टाइप का है, वो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्यूगेशन है। ठीक है, वो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्यूगेशन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, हम लोगों ने बल्क डीएनए से हमारा जो रिपीटेटिव डीएनए है, जो सैटेलाइट डीएनए है, उसको सेपरेट किया है। और जो बल्क डीएनए है वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है मेजर पीक। ओके, एंड जो स्मॉल पीक कौन बना रहा है, वो बना रहा है सैटेलाइट डीएनए। ठीक है,
तो यहाँ पे देख लो, सो हियर इन द नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब आप देख लो बेटा यहाँ पे, सो दिस मेजर पीक इज फॉर्म्ड बाय हुम, बल्क डीएनए। ठीक है, जो स्मॉलर स्मॉलर है ये सैटेलाइट बैंड्स बना रहे हैं, तो दिस इज स्मॉल पीक। ये बेटा ऐसा मत समझ लो कि आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ ऊपर दिए हैं तो ऊपर ही होंगे, मैंने बताया ना नीचे भी हो सकते हैं। ऊपर वाले एटी रिच होंगे, नीचे वाले जीसी रिच होंगे। ओके, सो नीचे वाले जीसी रिच होंगे, याद रखो। ठीक है, क्योंकि जीसी हैवियर होते हैं एंड एटी आर लाइटर इन डेंसिटी। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलो ना, सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड एज टू टाइप्स। ठीक है, अभी सैटेलाइट में मैंने बताया वेरिएबल होंगे, तो उसमें टू टाइप्स हैं बेटा, आपको जानना पड़ेगा। वन इज माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। यहाँ पे देख लो, डीएनए था, डीएनए में एक था बल्क डीएनए और दूसरा था सैटेलाइट डीएनए, है ना, तो सैट डीएनए। So this sat DNA again has two types. One is a microsat and minisat. ठीक है, तो मिनी सैटेलाइट हो गया। तो नाउ ये जो डिवाइड किया है हमने माइक्रो एंड मिनी, ये कौन से बेसिस पे किया है? बेस्ड ऑन बेस कॉम्पोजिशन। बेस कॉम्पोजिशन का मतलब नाइट्रोजन बेसिस, हमारे पास 4 नाइट्रोजन बेसिस है। ठीक है, ए टी जी सी, तो इनके बेसिस पे हमने क्या किया बेटा? डिवाइड किया है। सो लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड द नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स। तो यहाँ पे देख लो, in the case of microsatellites you are going to see short tandem repeats. तो whenever you come across the word tandem, ठीक है, तो याद रखो बेटा ये रिपीट्स को कहते हैं। ओके, तो रिपीट्स को कहते हैं, ये एक छोटा सीक्वेंस होता है जो रिपीट होता है बार बार। ओके, तो इन शॉर्ट टैंडम रिपीट्स यू विल बी सीइंग द साइज ऑफ ईच रिपीट हैज 2 to 6 बेस पेयर्स, मतलब बिलो 10। ओके, बिलो 10 बेस पेयर्स होंगे बेटा आपको शॉर्ट टैंडम रिपीट्स में। ओके, एक टैंडम में कितने बेस पेयर्स होंगे? 2 से 10, 10 के ऊपर नहीं। ओके, अब वो एक टैंडम बार बार रिपीट होगा, चाहे वो 8 बार रिपीट हो, चाहे वो 20 बार रिपीट हो, या चाहे वो 100 बार रिपीट हो जाए, बट जो एक टैंडम बना है वो कितने में बना है? बिलो 10 बेस पेयर्स। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? इसको हम कहते हैं शॉर्ट टैंडम रिपीट। आपका जो टैंडम है वो बहुत शॉर्ट है। ठीक है, कितने भी बार रिपीट हो जाए लेकिन टैंडम शॉर्ट है, ये आता है शॉर्ट टैंडम रिपीट इन माइक्रो सैटेलाइट। व्हाट डू मीन बाय मिनी सैटेलाइट देन? मिनी सैटेलाइट में साइज ऑफ द रिपीट या फिर एक टैंडम का जो नंबर है बेटा, विच कंटेन्स 100 ऑफ बेस पेयर्स। अब ये एक टैंडम है, दिस इज वन टैंडम। सो एक टैंडम के अंदर कितने हैं? हंड्रेड्स ऑफ बेस पेयर्स। तो कितना बड़ा टैंडम है बेटा, ये कितना बड़ा टैंडम है, 100 ऑफ बेस पेयर्स। अब ये जो 100 ऑफ बेस पेयर्स है, इतना बड़ा जो टैंडम है, ये कितने बार रिपीट हो सकता है? जैसे समझ लो 4 बार रिपीट हो गया, 5 बार रिपीट हो गया, लेकिन यहाँ पे जो टैंडम है वो बहुत बड़ा है। ओके, सो ये जो बड़ा वाला टैंडम है इसको हम कहते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। बहुत बड़ा टैंडम है और वेरिएबल है, नंबर वेरीज, ओके, फ्रॉम 4 to 5 or 6 or 8। So this is mini satellite. VNTR always comes under mini satellite. STR always comes under micro satellite. याद रखना, ठीक है? Now, DNA sequence which is randomly repeated in many copy number, okay, is called variable number of tandem repeats. ठीक है? जब हम लोग वर्ड आता है बेटा कॉपी नंबर, तो याद रखना दिस मीन्स रिपीट। आपकी टेक्स्ट बुक में यूज हुआ है ये वर्ड, कॉपी नंबर, कॉपी नंबर, कॉपी नंबर। तो डरो मत, मैम कॉपी नंबर क्या है, मुझे तो नहीं पता बेटा। इट इज रेफरिंग टू रिपीट, कितने बार रिपीट हुआ है उसको ही कॉपी नंबर कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दिस वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स आर सीन इन मिनी सैटेलाइट्स। ठीक है, बिलोंग्स टू मिनी सैटेलाइट, इतना याद रखो काफी है। नाउ इन अ पर्सन, कॉपी नंबर जैसे मैंने अभी बताया ना, रिपीट्स, ओके, टैंडम रिपीट्स या फिर कोई भी रिपीटेटिव सीक्वेंस, दिस कॉपी नंबर वेरीज इन ईच क्रोमोसोम। तो इसका क्या हमको पता चला बेटा? हर क्रोमोसोम में, अब जैसे मैं एक गजाला हूं, मेरे पास कितने गांठात है? 8 रिपीट्स के गांठात है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो मेरा पैटर्नल है, ओके, क्रोमोसोम, और जो मेटरनल मतलब मेरे जो फादर से आया था, जो मेरे मदर से आया था, उसमें भी इक्वल होना जरूरी नहीं है, उसमें डिफरेंस हो सकता है। क्यों? आपको पता है 1 पर्सन इज फॉर्म ऑफ 2 अलील्स। हमने बेटा ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है ना, अच्छे से पढ़ लिया है हमने। तो सब कुछ डिप्लॉयड होता है, तो इस डिप्लॉयड में जब गेमेटोजेनेसिस होके एक हेप्लॉयड स्पर्म से आया था, एक ओवम से आया था, जो जाइगोट बना था वो डिप्लॉयड बना था। दो, एक क्रोमोसोम आपके फादर का है, एक आपके मदर का है, ये याद रखो।
ठीक है। तो अब क्या आप देख रहे हो यहाँ पे, इन अ पर्सन कॉपी नंबर वेरीज इन ईच क्रोमोसोम, आपको हर क्रोमोसोम में कॉपी नंबर चेंज हो सकता है। ठीक है, चलो, तो नाउ टू alleles that is one paternal and one maternal of a chromosome contain different copy number, डिफरेंट हो सकते हैं बेटा, जैसे मेरे फादर के 8 थे, मेरे मदर के 9 थे, मेरे 8 हैं, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि मेरे 8 है तो मेरे फादर के भी 8 थे, मेरे मदर के भी 8 थे, मेरे फादर का और मदर का, मेरे जो पेटर्नल और मेटर्नल क्रोमोसोम्स है दे माइट बी डिफरेंट एंड व्हाट आई गॉट माइट आल्सो बी डिफरेंट। इसीलिए तो बेटा यही तो वेरिएबल है ना, यही तो वेरिएबल है, हर बंदे का डिफरेंट डिफरेंट है। सो दैट मीन्स दिस इज वेरिएबल टू एवरी इंडिविजुअल, ये दुनिया में कोई भी बंदे का सेम नहीं है। ओके अगर सेम होता तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इतना इफेक्टिव होता ही नहीं था। समझ में आ रही है ये बात, तो ये चीज आप याद रखना। ठीक है, चलो, तो VNTR इज स्पेसिफिक फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आई टोल्ड यू राइट, ये हर बंदे का अलग होता है। एंड साइज कितना हो सकता है, इट माइट बी फ्रॉम 0.1 टू 20 किलो बेसिस। ओ माय गॉड, इतना मतलब हेवी हो सकता है ये। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। हाँ, इसको एक्सप्लेन करने से पहले बेटा, बिफोर गोइंग टू दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सम मोर थिंग। यहाँ पे मैं एक ब्लैक स्क्रीन ले लेती हूँ। जो भी मैंने ब्लैक स्क्रीन लेके एक्सप्लेन किया है बेटा, ये आपको पीपीटी में नहीं मिलेगा, तो इट इज बेटर यू राइट इट डाउन। जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो आप इसको लिख लो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रही थी बेटा पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, ये थोड़ा जान के हम लोग पीछे वाले स्लाइड में जाएंगे। ओके, सो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म रेफर्स, ओके, पॉली मीन्स many, poly means many, morpho means forms, many forms of DNA। तो polymorphism का मतलब क्या है, many forms of DNA। ठीक है, आपको यहाँ पे एक फॉर्म ऑफ DNA नहीं मिलता, many form of DNA मिलता है। तो यहाँ पे आप क्या सिंपल सा एक डेफिनेशन बना सकते हो, यू विल बी राइटिंग प्रेजेंस ऑफ many different DNA। okay, presence of many different DNA। ओके, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। अब जो हम ये कह रहे हैं ना, प्रेजेंस ऑफ मेनी डिफरेंट डीएनए, दिस इज विथ रेफर टू इन अ पॉपुलेशन। कौन से रेफरेंस में कह रहे हैं बेटा, इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन लिया है हमने, समझ लो वी हैव टेकन अ पॉपुलेशन ऑफ बैंगलोर। तो बैंगलोर में हमने कुछ सेट ऑफ पीपल को लिया है, उनका हम देखेंगे तो उनके पास क्या है बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म है। दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ मेनी डिफरेंट डीएनए। मतलब कहाँ पे डिफरेंट है वो देखते हैं यहाँ पे। तो ये आप लिख लो बेटा, सीक्वेंसेस एट अ लोकस विथ इन पॉपुलेशन। मैम इसका मतलब क्या है, अब बता दो, डेफिनेशन को हटाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्रोमोसोम है। आई हैव टेकन 3 पीपल, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लिया है, दिस इज लोकस फॉर अ पर्टिकुलर जीन। ओके, ये बेटा एक लोकस है फॉर अ पर्टिकुलर जीन। ओके, फॉर अ जीन। बेटा लोकस का मतलब क्या है, मैंने बताया आपको, स्पेसिफिक लोकेशन फॉर अ जीन। तो पता नहीं ये जीन कौन सा है मैम, तो समझ लो कोई आई कलर का होगा या फिर कोई भी होगा। ठीक है, वॉट एवर माइट बी द जीन। तो इस स्पेसिफिक जीन के लिए स्पेसिफिक होता है लोकेशन। ओके, स्पेसिफिक जीन है स्पेसिफिक लोकेशन। तो यही लोकेशन में हम देखेंगे विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर हमने लिया है क्रोमोसोम 16, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रोमोसोम 16, तो हर 3 लोगों में मैंने लिया है क्रोमोसोम 16 को, एंड पर्टिकुलर लोकस में मैं चेक कर रही हूँ क्या होगा यहाँ पे डीएनए का सीक्वेंस। तो अब मैं लिखती हूँ बेटा, यहाँ पे देख लो, AGTC TACG। तो यहाँ पे जो मैंने डीएनए लिखा है ना, तो इसका मैंने सीक्वेंसिंग किया तो मुझे ये मिला सीक्वेंस। तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, इसमें सेम है या डिफरेंट है, AGTGTACG। अब यहाँ पे देख लो, AGTACG। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ, क्या इनमें कोई डिफरेंस है, क्या इनमें कोई डिफरेंस है? राइट यस और नो इन द चैट बॉक्स। आई हैव टेकन 3 पीपल इन अ पॉपुलेशन, यस राइट, देयर इज अ डिफरेंस। तो वो डिफरेंस क्या है बेटा, व्हाट इज दैट डिफरेंस? यू कैन सी हियर CGA। ओके, ये एक ही डिफरेंस है, ये एक ही डिफरेंस है ना, एट द 4th पोजिशन। यस, तो ये जो डिफरेंस है ना बेटा, इसको हम कहते हैं हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इसी को कहते हैं।
ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी क्या देखा, हमने क्या देखा, एक पॉपुलेशन देखा जिसमें हमने 3 लोगों को लिया, सेम क्रोमोसोम, सेम 16th क्रोमोसोम, उस क्रोमोसोम में हमने एक ही जीन का पर्टिकुलर लोकस लिया, तो वहां पे देखा बेटा जो पॉपुलेशन है वहां पे आपको चेंज दिख रहा है, तो आपको क्या दिखा, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट डीएनए इन अ पॉपुलेशन, इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और ये पॉलीमॉर्फिज्म बहुत जरूरी है हमारे एवोल्यूशन के लिए। अब समझो अगर पॉलीमॉर्फिज्म नहीं हो रहा है तो सेम काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, हर चीज सेम 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 होगा, तो यहाँ पे वेरिएशन नहीं है, एवोल्यूशन नहीं है। देखो वेरिएशन जरूरी है ताकि अच्छे से एवोल्यूट करे, हमारा जो स्पीशीज है वो अच्छे से एवोल्यूट करने के लिए पॉलीमॉर्फिज्म इज मच मोर नेसेसरी। ठीक है, अब ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है बेटा ये कहीं पे भी हो सकता है, ये हो सकता है कोडिंग रीजन में भी, ये हो सकता है कोडिंग जीन में भी हो सकता है, जैसे कोडिंग डीएनए का स्ट्रैंड में भी हो सकता है और नॉन कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड में भी हो सकता है। ठीक है, नॉन कोडिंग जीन के स्ट्रैंड में भी हो सकता है। अब समझो अगर ये कोडिंग में हो गया, अगर ये कोडिंग में हो गया तो ये नेक्स्ट जनरेशन में विजिबल होगा, मतलब ये इनहेरिट होगा। ओके, तो विजिबल होगा या फिर इनहेरिट होगा, विजिबल और इनहेरिटेड इन द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट जनरेशन में आपको अगर कोडिंग जीन है तो वो इनहेरिट होगा। ठीक है, अगर वो नॉन कोडिंग है तो नॉन कोडिंग है तो यहाँ पे नो इनहेरिटेंस, यहाँ पे नो इनहेरिटेंस, यहाँ पे बिल्कुल इनहेरिटेंस नहीं होगा, आपको नेक्स्ट जनरेशन में कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि नॉन कोडिंग जीन में हुआ था, वो पर्टिकुलर पर्सन में ही हुआ था म्यूटेशन, वो अब आपको नेक्स्ट जनरेशन में नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर कोडिंग जीन में है तो हो सकता है कि आपको वो नेक्स्ट जनरेशन में दिखे। अब और एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, मैम कोडिंग जीन तो ठीक है, अगर ये सोमैटिक सेल में हो जाए तो, अगर ये सोमैटिक में हो तो भी नहीं, सिर्फ जर्म सेल में कोडिंग होना चाहिए। अगर जर्म सेल्स के जो होते हैं ना बेटा जीन, सिर्फ यहाँ पे आपको देखोगे अगर पॉलीमॉर्फिज्म है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो क्या? इज दिस क्लियर? पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए, मैंने आपको एग्जांपल दिखाया पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है, मेनी फॉर्म्स ऑफ डीएनए इन अ पॉपुलेशन। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाया व्हाट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मैंने 3 लोगों को लिया सेम सेम, वहां पे मैंने दिखाया एक ही न्यूक्लियोटाइड में कैसे वेरिएशन हो रहा है, वो सिंगल। अब मैंने आपको क्या बताया, पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है दोनों टाइप के जीन्स में, कोडिंग रीजन में भी पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है, नॉन कोडिंग में भी हो सकता है। अगर नॉन कोडिंग में पॉलीमॉर्फिज्म है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, अगर कोडिंग जीन में पॉलीमॉर्फिज्म होता है तो जा सकता है। अब जा सकता है हम लोग कह रहे हैं, तो अगर सोमैटिक सेल्स में या फिर सोमैटिक डीएनए में अगर हो रहा है तो पॉसिबल नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि सोमैटिक तो इनहेरिट नहीं करते हैं ना, जर्म सेल्स इनहेरिट करते हैं। स्पर्म, जो स्पर्म के अंदर है वो इनहेरिट होता है, जो एग के अंदर है वो इनहेरिट होता है, तो जर्म सेल्स से ही एग और स्पर्म बनते हैं, तो इनमें कुछ म्यूटेशन है तो इनहेरिट होगा। ठीक है, इतना आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में जान लो तो काफी है, इसके अलावा आपको कोई भी ऊपर से मतलब लाके पढ़ने की किताब कोई जरूरत नहीं, इतना पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में एनफ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ, अब आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है वो देखते हैं। एनी डिफरेंस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस observed in a population is called DNA morphism, sorry polymorphism। ये चीज आपको समझ में आ गई? Have you understood the definition now? Any difference in the nucleotide sequence, अगर वो एक है तो हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो, ऑब्जर्व इन अ पॉपुलेशन दैट इज विच गिव्स द वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, जेनेटिक लेवल में वेरिएशन दे रहा है। नाउ पॉलीमॉर्फिज्म इज हायर इन नॉन कोडिंग, हाँ ये बात याद रखो, पॉलीमॉर्फिज्म हायर कहाँ पे है? नॉन कोडिंग सीक्वेंस में, बिकॉज म्यूटेशन इन दीज सीक्वेंसेस मे नॉट अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। अगर समझो नॉन कोडिंग सीक्वेंस में कितना भी म्यूटेशन हो जाए लेकिन उस पर्सन की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी में इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप पूछोगे मैम रिप्रोडक्टिव एबिलिटी इफेक्ट हो भी गया तो क्या होगा? बेटा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हर स्पीशीज का मेन इंटेंशन क्या है? रिप्रोडक्शन। हम है, हमारा इंटेंशन क्या है? रिप्रोड्यूस करना। कोई एक स्पीशीज है उनका मेन एम क्या है? रिप्रोड्यूस करना। देखो हर स्पीशीज का 3 काम होते हैं बेटा, एक फूड,
एक शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन। ये जीते इसलिए हैं, मरते इसलिए हैं, फूड, शेल्टर और रिप्रोडक्शन। सिर्फ हम ही इंसान हैं, इसके अलावा हम लोगों के ख्वाब हैं, हम लोगों के एम्स एंड एम्बिशंस हैं, बट अल्टीमेटली हमारा भी क्या है गोल, रिप्रोड्यूस करना। तो जब तक हमारी रिप्रोड्यूसिंग एबिलिटी इफेक्ट नहीं हो रही तो म्यूटेशन होता रहेगा। इसीलिए म्यूटेशन हायर देखा जाता है नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस में, ठीक है। सो ये जो म्यूटेशंस हैं ये अक्यूमुलेट होते रहेंगे, ये एक्यूमुलेट होते रहेंगे जनरेशन टू जनरेशन, कॉजिंग पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो जनरेशन टू जनरेशन ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे और पॉलीमॉर्फिज्म बनाएंगे। लेकिन याद रखो बेटा, इस पॉलीमॉर्फिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पता नहीं कितने हजार करोड़ साल के बाद कुछ हो सकता है एवोल्यूशन, ठीक है। तो आप इतना समझ लो, जो पॉलीमॉर्फिज्म है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, होता है पॉलीमॉर्फिज्म बट डजंट मैटर, ठीक है। तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि हाँ भाई फिंगरप्रिंटिंग क्यों कर रहे हैं, क्या करना है, कैसे कैसे। अब प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस में क्या है बेटा, वी आर डूइंग द फिंगरप्रिंटिंग बाय सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। ओके, सो सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में कर रहे हैं। मैम आप पूछोगे मैम क्यों वेस्टर्न ब्लॉटिंग में नहीं कर सकते, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में नहीं कर सकते? देखो बेटा, ब्लॉटिंग के 4 टाइप्स हैं, ब्लॉटिंग टेक्निक में भी 4 टाइप्स हैं, ठीक है। वन इज नॉर्दर्न, अनदर वन इज सदर्न, सदर्न ब्लॉटिंग, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ठीक है। ये 4 टाइप्स के ब्लॉटिंग होते हैं, ओके। आप इसमें आपके सिलेबस में सिर्फ सदर्न है, आप सदन ही याद रखो। शायद हम भी सदन ही पढ़े हैं, मैंने अपने एमएससी में सिर्फ सदन ही पढ़ा है, ठीक है। तो सदन ही आप याद रखो नाउ। सो सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में यहाँ पे होता क्या है वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। मैंने बताया ना, जो बंदा आया था मुझे बांध के रॉबरी करके सारा मेरा गोल्ड लेके चला गया, जाते टाइम पे कटा, खून गिरा। तो अब क्या करी, फॉरेंसिक टीम आई, तो सालू के जैसे बताया, तो उसने आके कलेक्ट कर लिया ब्लड को, अभी वो लेके गया अपने फोरेंसिक लैब में, ठीक है। सो फ्रॉम एनी सेल्स, अगर वो ब्लड की स्टेन भी हो सकता है, सीमन स्टेन इन द केस ऑफ रेप, ठीक है, रेप के केसेस में, सलाइवा, रूट हेयर्स, बोन, स्किन, कुछ भी मिल जाए बेटा, हम लोग उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइसोलेट कर लिया हमने डीएनए। अब क्या करेंगे, देखो हमारे डीएनए जो है बेटा 2.2 मीटर्स का लंबा होता है, आपने पढ़ा है ना। तो इतना लंबा डीएनए को आप कैसे मैनेज करोगे? आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कट 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 करके यूज करना पड़ेगा। तो कट करने के लिए आप क्या करोगे, सीजर लेके कट करोगे? नहीं, आपको जो फिजिकल सीजर है वो काम में नहीं आएगा, मॉलिक्यूलर सीजर काम में आएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी, वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगी मॉलिक्यूलर सीजर किसको कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को। मॉलिक्यूलर ग्लू, ग्लू गम, मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं हम लोग लाइगेस को, ठीक है। तो सिमिलर यहाँ पे मॉलिक्यूलर सीजर हम लोग कहते हैं, यस यस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इससे हमने क्या किया बेटा, स्पेसिफिक एरिया पे कट किया हमारे डीएनए को, ताकि शॉर्टर फ्रैगमेंट से हम लोगों को काम इजी हो जाए और मैनेजमेंट इजी हो, ठीक है। तो समझो अभी मैंने शॉर्ट फ्रैगमेंट्स में कट कर लिया, अब क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे, देखो बेटा अभी मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के अंदर क्या है, डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं, छोटे फ्रैगमेंट, बड़े फ्रैगमेंट, मीडियम फ्रैगमेंट, बहुत सारे डिफरेंट लेंथ के फ्रैगमेंट्स ऐसे ही बल्क में पड़े हुए हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, उनको अरेंज करना पड़ेगा, है ना। तो ये अरेंज कैसे करेंगे हम, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स इज डन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैम कैसे होता है, देखो बेटा यहाँ पे कंटेनर है, वेट लेट मी चेंज माय कलर, यहाँ पे कंटेनर है, तो इस कंटेनर में बेटा हमने यहाँ पे क्या ऐड किया है, NaOH का सोल्यूशन, ठीक है, कोई अल्कली सोल्यूशन मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक अगारोस जेल बना के रख देंगे, ओके। इस सोल्यूशन में हम लोग क्या रखेंगे, अगारोस जेल को रखेंगे। तो इस अगारोस जेल को और इस सारे सेटअप को हम लोग एक पावर सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख लो कैथोड और एनोड, ओके, सो दिस इज पावर सोर्स। तो अब हम क्या करेंगे, वेयर देयर इज अ कैथोड, ओके, कैथोड के प्लेस में हम जो अगारोस जेल है वहां पे वेल्स बनाएंगे। वेल का मतलब क्या है बेटा, वेल, वेल को हिंदी में क्या कहते हैं, वो ना बेटा जैसे आप क्या क्या कहते हैं, 10 फीट अंदर खोदोगे तो पानी निकलता है, वेल को हिंदी में कुआ, कुआ एग्जैक्टली कुआ, ठीक है। तो कुआ उसी का वहां पे यहाँ बना है वेल। तो अगारोस जेल में हमने कुएं बना लिए छोटे छोटे। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने बताया ना, मेरे जो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं छोटे बड़े, उनको ऐड करेंगे, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स को ऐड करेंगे। अब पावर सोर्स को हमने ऑन किया,
तो जब हमने ऑन किया तो क्या होगा, जो बड़े बड़े वाले डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो धीरे धीरे भागेंगे, और जो छोटे माइन्यूट डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो बहुत दूर तक भागेंगे। देखो हर रनिंग रेस में ऐसा होता है, जो हल्का और लंबा होता है वो पुटू 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 करके भाग के चला जाता है, और जो थोड़ा बहुत मोटा होता है, हैवी होता है, वो धीरे धीरे करके भागता है। तो इसी तरीके से जो लॉन्गर मॉलिक्यूल है वो कैथोड की तरफ ही रह जाते हैं, जो शॉर्टर मॉलिक्यूल्स हैं वो एनोड की तरफ जल्दी जल्दी भाग के निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस से, इस पावर सोर्स को यूज करके हमने क्या किया, हमने डीएनए से फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के बाद हम करेंगे डीनेचुरेशन। व्हेनेवर यू कम अक्रॉस द वर्ड डीनेचुरेशन, इसका मतलब है कुछ तोड़ना या कुछ ब्रेक करना। इन डीनेचुरेशन के थ्रू यूज करके वी आर गोइंग टू सेपरेट द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड से हम लोग उनको सिंगल स्टैंडर्ड कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, देन ट्रीट द डीएनए फ्रैगमेंट्स विद अल्कली सॉल्यूशन टू डीनेचर द बॉन्ड्स इन द जेल टू मेक सिंगल स्ट्रैंड्स। अरे बाप रे, मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे एनी वो सोल्यूशन यूज नहीं होता। यहाँ पे आप कोई भी सोल्यूशन यूज कर सकते हो डीएनए मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। ठीक है, तो जो कॉमन है वो NaCl का हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे डिफरेंट हैं बेटा। आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत सारे डिफरेंट सॉल्ट से कर सकते हो, लेकिन NaOH मैंने बताने यहाँ पे देख के बोल दिया, NaOH इज यूज टू डीनेचुरेशन। ओके, हाँ, डीनेचुरेशन करने के लिए आप NaOH यूज कर रहे हो। अभी डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड कर लिया आपने। अब आपका काम क्या है, नाउ यू हैव टू सेपरेट इट। ठीक है, सेपरेट कैसे करोगे या फिर ट्रांसफर कैसे करोगे, द ट्रांसफरिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स इनटू एन अनदर मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज नाइट्रोसेल्यूलोज और नाइलॉन। देखो बेटा, अभी आपका जो डीएनए है वो अगारोस जेल में है ना, वो अगारोस जेल में है। तो अभी अगारोस जेल में क्या है, यहाँ पे अगारोस जेल में सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में स्प्रेड आउट हुआ है। इसको हम ट्रांसफर करेंगे एक नाइलॉन मेम्ब्रेन की शीट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे देख लो, दिस इज हाँ, ये हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस का जेल है। ठीक है, ये अगारोस जेल है। इस अगारोस जेल को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर नाइट्रोसेल्यूलोस मेम्ब्रेन रख देंगे। यहाँ पे दिख रहा है ऊपर जो रख रहे हैं, ओके, दिस इज नाइट्रोसेल्यूलोस मेम्ब्रेन। यहाँ पे नीचे जेल है, अगारोस जेल है, उसके ऊपर नाइट्रोसेल्यूलोस मेम्ब्रेन रखेंगे। तो अब क्या होगा, जो सारा सारा का सारा जो डीएनए फ्रैगमेंट जो अगारोस जेल में था वो अभी किस में चिपक गया, वो अभी चिपक गया हमारा नाइट्रोसेल्यूलोस मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो अब जो हमारा नाइट्रोसेल्यूलोस मेम्ब्रेन है उसमें क्या है, उसमें है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स व्हिच हैव बीन सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो इसको हम कहते हैं ब्लॉटिंग, यही ब्लॉटिंग टेक्निक है। और जो मैंने बताया ना नॉर्दर्न ईस्टर्न, तो उसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं बेटा ब्लॉटिंग के। कि ब्लॉटिंग का मतलब क्या है, देखो ब्लॉट का क्या मतलब है बेटा, एक पेपर से आप किसी को ऐसे चिपकाओगे तो वो इंप्रेशन बैठ रहा है ना उसमें, दैट इज ब्लॉटिंग। ठीक है, आपने यूज किया होगा ब्लॉटिंग पेपर आपके लैब्स में। ठीक है, तो ब्लॉट पेपर क्या कहते हैं, आपके हाथ में पानी है, अपने पेपर चिपकाया तो आपके हाथ में जो मॉइस्चर है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो इसी तरह आप पानी की जगह पे डीएनए फ्रैगमेंट्स रखोगे तो डीएनए फ्रैगमेंट्स आप ब्लॉट कर रहे हो उस मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब आपके नाइट्रोसेल्यूलोस मेम्ब्रेन में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब हम लोग प्रोसेस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो एक्टिव लेबल्ड VNTR प्रोब। अब आप मुझे पूछोगे मैम व्हाट इज प्रोब, एंड हाँ, मैंने आपको डिफरेंस बताया था, प्राइमर और प्रोब में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और यहाँ पे लिख लो बेटा व्हाट इज प्रोब। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रोब क्या है। इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड, प्रोब इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए सीक्वेंस, कोई भी हो सकता है, डीएनए और आरएनए सीक्वेंस used to search its complementary sequence, complementary sequence in a sample, अब ये जो है ना ये रेडियो एक्टिव कहलाता है। नाउ दिस इज ट्रू। अब हमने क्या किया बेटा, एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को ले लिया, और ये जो डीएनए सीक्वेंस है ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होना चाहिए। जो हमारा नाइलॉन में जो है ना डीएनए,
तो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। अब ये जो हमने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए लिया है ये रेडियो एक्टिव है, प्लीज बी केयरफुल, हमने रेडियो एक्टिव लिया है, इसको हम कहते हैं प्रोब। दिस इज कॉल्ड एज प्रोब। मैम व्हाट इज प्राइमर? प्राइमर क्या है? प्राइमर एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर आरएनए का स्ट्रक्चर है जो बहुत कम फ्रैगमेंट ऑफ नाइट्रोजन बेसिस से बना है एंड विच इज नॉट रेडियो एक्टिव। वो रेडियो एक्टिव नहीं है, बस एक छोटा सा शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर आरएनए का स्ट्रक्चर है। आपने देखा था डीएनए रेप्लिकेशन में एट द 3' रीजन में ही आरएनए प्राइमर आके बाइंड कर रहा था, वो एक शॉर्ट सेगमेंट है। और इस आरएनए प्राइमर को देख के डीएनए पॉलीमरेज ने पॉलीमराइजेशन स्टार्ट की थी। प्राइमर इज नॉन रेडियो एक्टिव, ये जो है बेटा ये रेडियो एक्टिव नहीं है, बट प्रोब इज रेडियो एक्टिव। सेम है बट प्रोब रेडियो एक्टिव है, प्राइमर रेडियो एक्टिव नहीं है। अब हम क्या करेंगे, place the nitrocellulose filter paper in a solution of radioactive labeled single stranded DNA probe. The DNA probe binds with the complementary sequence of the DNA fragment on the membrane to form hybridized DNA. तो अब देखो बेटा इस डायग्राम में देखो, आप इस डायग्राम में देखो हमारे पास नाइट्रोसेलुलोज का पेपर है। What happened? एक सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। ओके यहाँ पे देखो नाइट्रोसेलुलोज का पेपर है, इसमें हमारे पास क्या है, डीएनए के फ्रैगमेंट्स है। अब हम इसको किस में डुबा रहे हैं, इसको हम डुबा रहे हैं रेडियो एक्टिव प्रोब के सोल्यूशन में डुबा रहे हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड लोग हैं तो हमेशा फ्यूजन तो करेंगे ही करेंगे, है ना बेटा। जब आपको सिंगल ए और टी मिलेगा तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, प्यार हो ना बेटा उनके बीच में, ए और टी के बीच में प्यार है, जी और सी के बीच में प्यार है, तो हमने उनको जबरदस्ती अलग करके रखा था। अब प्रोब है, ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज पेपर के अंदर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए था, प्रोब मिला, तो जो लोग मैचिंग कर सकते थे, जैसे ए को टी के साथ, जी को सी के साथ, उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो कुछ जगह पे ज्वाइनिंग हुई और कुछ जगह पे ज्वाइनिंग नहीं हुई। जो ज्वाइनिंग हुई है वो सिंगल स्ट्रैंडेड से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गए, और जो नहीं हुए वो ऐसे बस है, वो बस ऐसे ही है। तो अब क्या हो गया, समझो यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बन गया। ओके अब हमने क्या किया, अब इसको थोड़ा वॉश कर लिया, हमने नाइट्रोसेलुलोज पेपर को वॉश कर लिया, जो भी एक्सेसिव रेडियोएक्टिव प्रोब्स थे वो वॉश आउट हो गए। अब क्या बचा हमारे नाइट्रोसेलुलोज पेपर में, सिर्फ वही बचा जो प्रोब के साथ हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ फ्यूज होके हाइब्रिडाइज्ड डीएनए बना है, ठीक है, यही बचा है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, वी आर गोइंग टू डिटेक्ट दिस हाइब्रिडाइज्ड डीएनए इन ऑटो रेडियोग्राफी। ओके हम लोग यहाँ पे एक्सरे फिल्म का यूज करेंगे, हाइब्रिडाइज्ड डीएनए को फोटोग्राफ करेंगे एक्सरे फिल्म में, तो ये आपका मिला ऑटो रेडियोग्राम, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बेटा ऑटो रेडियोग्राम। So what do you mean by autoradiogram? It gives an image in the form of dark and light bands, which is called as DNA fingerprint. ठीक है, एक्सरे फिल्म के साथ हमने एक्सपोज कर लिया तो अल्टीमेटली हमको क्या मिला, ऑटो रेडियोग्राम मिला, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोब यूज हुआ है वो VNTR प्रोब है, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आप मुझे बताओ, क्या हम यहाँ पे नॉर्मल प्रोब यूज कर सकते थे? VNTR प्रोब यूज ना करके हम लोग अगर नॉर्मल प्रोब यूज करते तो हमको बाइंडिंग होती, हाइब्रिडाइजेशन होती, राइट, यस और नो? बेटा नॉर्मल प्रोब का मतलब कोई भी डीएनए सीक्वेंस, कोई भी एक शॉर्ट फ्रैगमेंट डीएनए सीक्वेंस को अगर हम लेते तो बिल्कुल नहीं होता बेटा। क्यों? ये जो सारा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस है वो इट इज बेस्ड ऑन दैट रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, जो मैंने बताया ना, तो रिपीटेटिव सैटेलाइट डीएनए सीक्वेंस से ही हो रहा है। तो अब हम लोग सैटेलाइट ले रहे हैं तो वहां पे कौन सा प्रोब होना चाहिए, जिसके पास वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स हैं। तो इसी टाइप का प्रोब हम जब लेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन दिखेगा ना बेटा, क्योंकि उसी टाइप के डीएनए के साथ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं प्रोसेस। तो इसीलिए VNTR प्रोब्स हैव बीन टेकन इंस्टेड ऑफ एनी नॉर्मल प्रोब, ठीक है। तो अब हमको मिला डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट डिफर्स इन एवरीवन एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने ये समझाया है, शायद आपको मैंने लिया नहीं था, वीकेंड क्लासेस में लिया था, तो वहां पे मैंने बोला है व्हाट इज मोनोजाइगोटिक, व्हाट इज डाइजाइगोटिक ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस, ठीक है। तो यहाँ पे और एक पॉइंट है बेटा, the sensitivity of the technique can be increased by PCR. Therefore, DNA of a single cell is enough for DNA fingerprinting. Sensitivity का मतलब क्या है, मैंने बताया ना, ये जो DNA fingerprinting है आज भी इस जमाने में भी यूज हो रहा है, तो इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। क्या आ सकता है?
अब यहाँ पे इसमें पीसीआर यूज कर सकते हैं। जैसे समझ लो आपको सिर्फ एक ही सेल मिला, क्रिमिनल का आपके पास एक ही सेल है, ओनली वन सेल। अब आप इसको क्या करोगे, इस वन सेल को आप केयरफुली इसके डीएनए एक्सट्रैक्ट करोगे और इसको मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपी करोगे। ओके, पीसीआर क्या करता है बेटा, एक ही डीएनए को कई बार कॉपी करके मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज बनाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, ट्रायल एंड एरर करने के लिए बहुत सारे कॉपीज हैं। अब समझो वो एक ही सेल का एक ही डीएनए कॉपी था, तो मैं कहाँ पे करती हुई, कितना कुछ करके करती मैं, है ना। तो दिस मल्टीपल यूजेज, ठीक है, ट्रायल एंड एरर्स करने के लिए, अगर चाहे गुम गया, एक कोई गुम गया सैंपल और एक तो हमारे पास रेडी है, तो इन सब चीजों के लिए पीसीआर भी बहुत हेल्प करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, यूज होती हैं हमारे इस प्रोसेस में। चलो, तो यही चीज मैंने यहाँ पे थोड़ा इसको रिवीजन फॉर्म में दिया है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, digestion of DNA by restriction endonuclease enzyme, separation of DNA fragments with gel electrophoresis, transferring of DNA fragments to synthetic membrane, that is nitrocellulose or nylon, hybridization using radioactive labeled VNTR probes, detection of hybridized DNA by auto radiography to get the DNA fingerprint, that is autoradiogram। ठीक है, ये हो गया। चलो, अब हो गया, वी आर इन द एंड। अब क्या होगा बेटा, अब आपके पास यहाँ पे मैंने दो दिया है, ठीक है, यहाँ पे दो सिनारियो दिया है। दिस इज फर्स्ट सिनारियो, नेक्स्ट स्लाइड में सेकंड सिनारियो है। ओके, बिफोर सीइंग एप्लीकेशंस हम लोग ये सिनारियो देखेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, दिस इज चाइल्ड, दिस इज मदर। अब इस चाइल्ड का फादर कौन है हमें नहीं पता। ओके, देर आर थ्री पीपल, देर आर थ्री सस्पेक्ट्स, ओके, जिनसे हमको पता लगाना है कि ये चाइल्ड का फादर कौन है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस चाइल्ड का हम लोग फिंगरप्रिंटिंग करेंगे और मदर का फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, और डीएनए हम लोग जो तीन सस्पेक्ट है उनका भी करेंगे। तो जो फिंगरप्रिंट निकला है उसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। ओके, वी विल बी कंपेयरिंग। तो यहाँ पे देख लो, जैसे जैसे चाइल्ड में यहाँ का जो बॉन्ड आया है, ओके, जो बैंड आया है वो मदर से आया है, और जो यहाँ पे आया होगा ये शायद आ गया होगा 1 से या 2 से, तो 3 को आप कैंसल आउट कर दो। ठीक है, जो ये बैंड आया है ये अगेन मदर से आया है, तो ये बैंड किन से आया, ये आ सकता है फादर 1 से। ओके, तो यहाँ पे देखो फादर 2 फादर 3 दोनों अलग अलग हैं, तो 2 को भी हटा दो। यहाँ पे आपको एक चीज पता चली कि हाँ भाई, चाइल्ड का फादर इज 1, चाइल्ड का फादर इज 1। यू कैन कंपेयर, आपको बॉन्ड्स कहाँ से मिले हैं, ओके, बैंड्स कहाँ से मिले हैं उसको आप कंपेयर करके यू कैन टेल हु इज द फादर ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉलिंग सॉल्विंग पैटर्निटी यूजिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हियर पर्सन 1 इज लाइकली टू बी द फादर ऑफ द चाइल्ड। क्यों, क्योंकि आप देखो कुछ बैंड्स मदर से आए हैं, कुछ बैंड्स फादर से आए हैं, तो चाइल्ड में दोनों को मिला के एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। ठीक है, दिस इज वन सिनारियो, इसका आंसर मैंने ही बता दिया, अभी नेक्स्ट का आपको बताना है। बिफोर दैट यहाँ पे एप्लीकेशंस देखते हैं। फोरेंसिक टूल, ओके, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो एक टूल है टू सॉल्व पैटर्निटी इश्यूज, रेप एंड मर्डर। ठीक है, मर्डर और रेप, पैटर्निटी, सारों में दिस इज बीन वेरी मच हेल्पफुल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसीजेस। हाँ, ये भी पॉसिबल है। ओके, कुछ भी जेनेटिक डिसीजेस हैं तो वहां पे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटरमाइन फाइलोजेनेटिक स्टेटस, फाइलोजेनेटिक मतलब एंसेस्ट्रल। ओके, सो एंसेस्ट्रल कुछ भी स्टेटस है, या फिर आप अभी आप एक पर्सन हो, आप पढ़ फादर को, ओके, पढ़ नाना को, किसी को कुछ प्रॉब्लम थी या नहीं थी, ऐसा। ठीक है, मैं एनिमल्स की बात कर रही हूँ, आपको मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, जैसे एनिमल्स का हो गया, तो वहां पे आप देख सकते हो। टू डिटरमाइन पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, सारे चीजों के लिए दिस हैज बीन वेरी मच हेल्पफुल। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, दिस हैज बीन गिवन इन योर एनसीईआरटी, आपके एनसीईआरटी में दिया है। सो यहाँ पे जो सी है, ओके, डी, दिस इज द डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन। ओके, दिस इज डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन। तो यहाँ पे देख लो, ये क्राइम सीन में जो पर्सन था उसका डीएनए है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन है कल्प्रिट, ये है या बी है, हु इज कल्प्रिट हियर। कल्प्रिट का मतलब जिसने किया है, जैसे रॉबरी किया है या मर्डर किया है, ये क्राइम सीन में मिला है, ये मर्डरर का सैंपल है। तो आप मुझे बताओ कौन मर्डरर है, ये या फिर बी। बी इज द मर्डरर। समझ में आ रहा है क्या, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल। आपको बस कंपेयर करना है कि कौन सा मैच कर रहा है, सी के साथ क्या मैच कर रहा है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ए में यहाँ पे बैंड होना चाहिए था लेकिन नहीं है, यहाँ पे कोई पता नहीं डिफरेंट कलर का बैंड है। तो यहाँ पे देखो बैंड्स में डिफरेंस है, सी और ए में डिफरेंस है, बट बी में देखो एकदम सेम बैंड्स, सेम जगह पे सेम लेंथ। सो बी इज द पर्सन हु इज द कल्प्रिट।
यही पर्सन है जिसका हमको क्राइम सीन में भी मिला था सैंपल, और सस्पेक्ट का देखने में भी वही है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व बाय यूजिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये भी हेल्प होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट फिंगरप्रिंटिंग। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनीबडी हैज डाउट इन फिंगरप्रिंटिंग? कुछ भी डाउट, कुछ भी। से यस और नो, डाउट है तो यस, नहीं तो नो। ओके, ऑलराइट। तो बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम थर्सडे बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, ये थोड़ा बहुत है प्रोसेस, इसको करके हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। यू कैन लीव, यू कैन लीव। मुझे रिकॉर्डिंग ऑफ करनी है तो इसलिए मैं ग्रुप में हूँ, मेरा कुछ काम होता है ना।